माय लवली स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग भारत का इतिहास 1200 से लेके 1550 ईस्वी तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूर आते हैं हर क्वेश्चन पेपर में, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप केवल और केवल इन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एग्जाम में पढ़ के जाइए। आप सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना भी किसी देरी किए। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पर निबंध लिखिए। ये आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बट इसका तात्पर्य यही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नीति बनाई उस पर उसने क्या किया, कैसे किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति थी ना, वो मध्यकालीन भारत की सबसे संगठित आर्थिक नीतियों में से एक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो राज्य की आमदनी को बढ़ाना था और जो सैनिक थे ना, उनके वेतन पर नियंत्रण रखना था। वस्तुओं के जो दाम थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, उनको स्थिर करना था और समाज में जितनी महंगाई बढ़ रही थी ना, उस पर रोक लगाना था। और इतना ही नहीं, खिलजी ने 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे अपने टाइम पे, जैसे कि अनाज का बाजार, वस्त्र और दैनिक उपभोग की सामग्री का बाजार, दास और पशु बाजार और उच्च गुणवत्ता के सामान का बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने ना जो ये बाजार बनाए थे ना, इन बाज़ारों पर नियमित रूप से निरीक्षण भी हुआ करता था। अर्थात इन बाज़ारों में जो भी सामान बिकते थे ना, उनका दाम निश्चित तय कर दिया गया था। अर्थात उसको माना जाता था कि अगर आप अपने जितना उचित मूल्य है उतना ही लगाइए, अगर आप उससे अधिक मूल्य डालेंगे तो आप पे धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है और आपको दंड अवश्य मिलेगा। इन्हीं बाजारों की सफल नीति के कारण दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई थी उस टाइम पे। मैं आपको हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगी, बाकी आपको पूरा अच्छे से डिटेल में स्वयं पढ़ना होगा। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चंस लिखें तो उसके स्टार्टिंग में आप पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके बाद अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाएं, फिर हर एक पॉइंट को अच्छे से विद सब हेडिंग्स और हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करें। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखें। ऐसे ही आपको 8 के 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्जाम में। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों की चुनौतियों और उपलब्धियों पर चर्चा करनी है। अर्थात इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो 13वीं शताब्दी थी उसमें जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। जैसे मंगोल के लगातार आक्रमण, ये उनकी चुनौतियां हैं। तुर्क अमीरों की साजिशें, राजपूत राज्यों का विद्रोह कैसे हुआ, प्रशासनिक ढांचे की कमज़ोरी और जो आर्थिक अस्थिरता फैली हुई थी, वो सब आपको बताना है। और इतना ही नहीं, इन चुनौतियों के बावजूद सुल्तानों ने कैसे कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मजबूत सैन्य व्यवस्था बनाई उन्होंने, प्रशासन में कई प्रकार के नियम स्थापित किए और भूमि व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया और भारतीय समाज में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की। और इतना ही नहीं, इस अवधि में गुलाम वंश, खिलजी वंश और जो तुगलक वंश थे ना, उन्होंने अपना शासन कैसे मजबूत किया और दिल्ली को एक शक्तिशाली राजधानी के रूप में कैसे विकसित किया, आपको इस क्वेश्चन के अंदर वही बताना है एकदम अच्छे से। अब हमारे पास है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको बताना है कि जो विजयनगर और वहमी साम्राज्य है, उनके बीच संघर्ष के विभिन्न चरण कौन से थे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा विजयनगर का इंट्रो देंगे, थोड़ा सा वहमी साम्राज्य का इंट्रो देंगे और फिर हम अपने मेन पॉइंट्स को लिखना चालू करेंगे कि संघर्ष के विभिन्न कारण क्या थे। आई होप आपने यूनिट पढ़ा होगा तो आपको मेन कारण तो पता ही होगा। तो देखिए, जो दक्षिण भारत में विजयनगर और वहमी साम्राज्य के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण था ना, वो रायचूर दोआब और पूर्वी तट पर अधिकार के कारण हुआ था। अर्थात जो इनका संघर्ष है मुख्य 3 चरणों में हुआ था, ठीक है। जो कि पहला चरण था, उसमें आता है प्रारंभिक टकराव, जिसमें दोनों राज्यों ने ना अपनी अपनी सीमा निर्धारित कर ली थी। और जो दूसरा चरण था ना, उसमें रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर निरंतर युद्ध होते रहे थे। मतलब दोनों ने किलों को अपने कब्जे में लाने के लिए और व्यापारिक मार्गों पर अधिकार जमाने के लिए लगातार प्रयास किया और इसकी वजह से लगातार युद्ध होता ही रहा। जो तीसरा चरण है, उसमें आता है दोनों साम्राज्यों की जो आंतरिक कमजोरियां थी ना, उनके कारण शक्ति संतुलन हमेशा बदलता गया और लास्ट में वहमनी जो साम्राज्य था उसका विघटन हो गया और विजयनगर अस्थायी रूप से शक्तिशाली बन गया। अर्थात जो वहमनी साम्राज्य है ना, उसका ना बाद में वो कई प्रांतों में बंट गया था, जिसका फायदा ना विजयनगर साम्राज्य ने उठाया। वो अलग बात है कि उसने जब फायदा उठाया, उसको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लाभ मिला, लेकिन एंड में उसको बहुत सारी अस्थिरता का सामना करना पड़ा।
फोर्थ क्वेश्चन आता है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली के विकास का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताएं जो एकता प्रणाली है उसका विकास कैसे हुआ। देखिए, एकता का मतलब होता है सुल्तानों ने ना राज्यों को अनेक इकाइयों में बांटा था, यानी भूमि का टुकड़ा। जो भूमि का टुकड़ा होता है उसको एकता कहा जाता है, और वो भूमि का टुकड़ा जिसको सौंपा गया था, जिस अधिकारी को सौंपा गया था, उसे हम इक्तदार कहेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन, उसमें हमें ये बताना है जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत और राजधानी का परिवर्तन के प्रयोग के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। अर्थात उन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, और जो उन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया, जो अपनी राजधानी चेंज की थी, वो क्यों चेंज की थी, और ये दोनों चीजें विफल क्यों रही उनके टाइम में, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई, क्योंकि उनको तांबे और पीतल के सिक्के को चलन में लाना था, और उनका मुख्य उद्देश्य यही था जो सोने और चांदी की कमी थी ना उस टाइम पे, उसको उन्हें पूरा करना था, और जो आर्थिक रूप से लेन देन को आसान बना सके, इसलिए उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया। और उन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन इसीलिए किया। देखिए, उनकी पहली जो राजधानी थी वो दिल्ली हुआ करती थी, जिसे वो दिल्ली से दौलताबाद लेके चले गए। क्यों लेके चले गए? क्योंकि उनको दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाना था और साम्राज्य को मध्य स्थान से संचालित करके उसको मंगोल के खतरे से बचाना था। लेकिन ये सारी नीतियां विफल क्यों रही? देखिए, जब उन्होंने अपने राजधानी का परिवर्तन किया तो वो इसलिए विफल रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी हो गया था, लोगों को कई प्रकार की परेशानियां हो रही थी, पानी और व्यवस्था की समस्याओं के कारण ये भी विफल हो गया, और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए लोगों ने इस फैसले को अच्छा नहीं माना और इसके विरुद्ध हो गए, इसीलिए इनकी ये नीति भी विफल हो गई। और हाँ, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उनको एक सन की राजा माना जाता है क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते थे, कोई भी निर्णय ले लेते थे और उससे पहले ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे, इसीलिए उनकी ज़्यादातर चीज़ें विफल ही रही है, सफल नहीं रही। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें है भक्ति आंदोलन कबीर की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, जो कबीर है वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक है, आई होप ये आपको पता होगा। उन्होंने ईश्वर को ना निर्गुण रूप से स्वीकार किया और जाति भेदभाव, ऊंच नीच तथा कर्मकांड का अत्यधिक विरोध किया। ठीक है, उनकी जो वाणी थी काफ़ी ज़्यादा सरल, सहज और जनभाषा में थी। कबीर ने ना हिंदू और मुस्लिम में एकता लाने का संदेश दिया है। कबीर कहते हैं कि अगर आपका मन शुद्ध है तो वही सच्ची भक्ति है, अर्थात आपको किसी तीसरे इंसान के पास जाके किसी भी प्रकार का कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को एक शुद्ध इंसान की तरह शुद्ध रखिए तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली एक सच्चे भक्त बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मुगल अफगान संघर्ष की चर्चा कीजिए। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना में शेरशाह सूरी ने क्या भूमिका अदा की, ये बताइए। देखिए, जब मंगोल और अफगान के बीच जो संघर्ष था ना, उसका मुख्य कारण सत्ता पर अधिकार था। ठीक है, बाबर और हुमायूं के समय में यह संघर्ष अधिक तीव्र हुआ। अफगानों की असंगठित शक्ति को शेरशाह सूरी ने एकत्रित किया। शेरशाह जो थे ना, उन्होंने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। ऐसे ही कर करके आप आगे और बताएंगे, जैसे कि उन्होंने सुदृढ़ प्रशासन किया, सड़क निर्माण किया, है ना, भूमि मापन की प्रणाली लागू की, और शेरशाह की नीतियों को आगे चलकर अकबर ने भी अपनाया। इसी कारण जो है शेरशाह को एक कुशल शासक माना जाता है आज के टाइम में, और जिसने अफगान शक्ति को पुनर्जीवित किया था। हमारा 8वां क्वेश्चन है कुतुब परिसर के विकास का रेखांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। देखिए, कुतुब परिसर दिल्ली का एक प्रमुख स्थापत्य समूह है। ठीक है, इसमें कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, लौह स्तंभ तथा अन्य अनेक संरचनाएं शामिल हैं। कुतुब मीनार गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसे इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण किया गया। इस परिसर का विकास विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में हुआ था और यह भारतीय तुर्क स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। कला, शिल्प, स्तंभ और जटिल नक्काशी इसे विशिष्ट बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो ये 8 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको एग्जाम में पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते ही आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो BA के स्टूडेंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।